Good morning, dear friends and viewers of our channel that is Mind Your Science। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये +2 क्लास के लिए है। और +2 की जो यूनिट चल रही है आप जानते ही हैं, अभी कंटिन्यू चल रही है। कौन सी है? हमारी 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं कि उनकी स्पीड क्या होती है, कोई फास्ट रिएक्शन होता है, कोई स्लो रिएक्शन होता है, उसके बारे में सारा चैप्टर के अंदर पढ़ाया जा रहा है। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का पहला टॉपिक रहेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बारी आया हुआ है एग्जाम्पल के साथ जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। क्या टॉपिक है बेटा, नोट करेंगे आप। ये P इसमें साइलेंट है तो इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो वर्ड जो यूज़ किया गया है, जैसे सूडोमोनस होता है, बायोलॉजी में यूज़ करते हैं और बायोलॉजिकल वर्ड है ये। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, दैट इज कॉल्ड एज सूडो। तो टॉपिक का नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर पेपर में लिखा आता है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की जगह यहाँ पर चेंज कर देता है, क्या लिख देता है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आपने आंसर यही लिखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन आप लिखेंगे मेरे साथ। ए रिएक्शन which are not truly first order but under certain conditions becomes reaction of first order are called as pseudo first order reaction। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a reaction which are not truly of first order but under certain conditions becomes reaction of first order are called as pseudo first order reaction। अब डेफिनेशन से कुछ बात तो क्लियर हो गई, लेकिन कुछ पार्ट हमें समझ नहीं आया होगा। तो क्या समझना है? देखो अब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। आपने लिख लिया, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। और जनरल रिएक्शन क्या है? A + B gives you प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स कितनी हैं? 2 है, A और B। और अगर हम इसका रेट लिखेंगे, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, अब इसको समझा रहा हूँ, अब आपने इसको पूरे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। देन वी विल राइट द एग्जाम्पल। आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। ये वाला पार्ट सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लिख दिया तब भी ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है। इसके बाद इस डेफिनेशन के बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल मैं इसके बाद समझाऊंगा क्योंकि हो सकता है काफ़ी बच्चों को टॉपिक समझना है। रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन के A की पावर 1 B की पावर 1। तो देखने में ये ऑर्डर 1 + 1 कितना आ रहा है? 2। इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट अंडर गिवन कंडीशन इट फॉलोज द लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स। यही कह रहा है, ए रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, जो कि सही मायने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट अंडर कंडीशन इट बिकम्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं क्या बता रहा था कि A + B प्रोडक्ट है, बना रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मास एक्शन के A की पावर 1 B की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया? 2। लेकिन अंडर गिवन कंडीशन ये देखते हैं तो इसका ऑर्डर जब हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली तो कितना निकलता है? 1। ऐसा कैसे निकला इसके बारे में समझेंगे। अभी बताता हूं कैसे होगा।
तो अब सपोज करते हैं कि इसमें एक रिएक्टेंट सॉल्यूट है और दूसरा रिएक्टेंट बी क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट पता ही है आपको स्मॉल क्वांटिटी में होता है और ये लार्ज क्वांटिटी या एक्सेस क्वांटिटी में होता है। अभी हमने कल ही लेक्चर में पढ़ा था कि रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस, एक्सेस का मतलब लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी डज नॉट affects the rate of the reaction। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिएक्टेंट अधिक मात्रा में मौजूद होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता। तो बेटा अगर B सॉल्वेंट है और एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन B के प्रति क्या होगा, ये कैसे लिखेंगे, अंडर गिवन कंडीशन। तो आप समझ जाएंगे, ये पूरा लिख लिया होगा आपने, समझा रहा हूं अंडरस्टैंड के लिए। रेट ऑफ द रिएक्शन अंडर कंडीशन क्या होगा, ये सिर्फ निर्भर करेगा ए के ऊपर और बी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो मतलब कांस्टेंट। तो यहां पर एन की वैल्यू अब क्या आई, 1 और ये क्या बन गया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब आपको समझ आ गया कि वैसे एक्चुअल में ऑर्डर क्या था, 2 था क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स थे, लेकिन B की क्वांटिटी एक्सेस होने के कारण एक रिएक्टेंट कोई भी हो सकती है, चाहे A को मान लो चाहे B को मान लो, हमने B को मान लिया। इसकी क्वांटिटी एक्सेस होने के कारण ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता है, और जो प्रभावित नहीं करता है तो वो क्या बन जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसलिए ये ऑर्डर कितना आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडो यूनी मतलब 1 मॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये थी डेफिनेशन जो कि मैंने आपको समझा दी। अब आपको इसका मतलब समझ आ गया कि भाई ये कैसे रिएक्शंस होते हैं। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स कराऊंगा। पेपर में आपने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखना है, दोनों नहीं लिखने। आप कहोगे अगर सर 2 क्यों करवा रहे हो, 2 इसलिए करवा रहा हूँ, कई बार सिर्फ एग्जाम्पल पूछ लेता है, डिस्कस द एग्जाम्पल, इसलिए मैं 2 करवा रहा हूँ आपको। तो आप पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल्स हेडिंग बनाएं, ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमने एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, एसिड कैटालाइज एसिड कैटालाइज डिल्यूशन ऑफ एस्टर। एस्टर आप जानते ही क्या होता है, क्या लेना है हमने, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करनी है एसिड डिल्यूशन करते हुए, एसिड कैटालाइज, एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या रिएक्शन बनेगा, CH3 COO C2H5। किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला लिखा है, प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिड कैटालाइज है H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। तो जरा रिएक्शन देख लो, समझ लो, यहाँ से टूटेगा, वाटर में से 2 पार्ट्स है, एक H है, ये यहाँ चला जाएगा, OH इसके बाद चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COOH, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और साथ में बेटा यहाँ से देखो C2H5OH क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। अब वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी,
जो कि सॉल्वेंट है, मैंने अभी आपको समझाया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली इथाइल एसीटेट। तो N की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, अंडर कंडीशन क्या आ गई 1। तो इसमें एक लाइन और लिख देते हैं, वैसे तो एग्जाम्पल पूरा है। लिखो वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी सो दैट इट डज नॉट, वाटर इज प्रेजेंट इन द एक्सेस क्वांटिटी, अधिक मात्रा, so that it does not affects the rate of reaction। ये रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता है। और ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे आया आपको समझा दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ, दोनों हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, सुक्रोज, जिसको इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज भी बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, ये भी एसिड कैटालाइज है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, और इसको इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज भी बड़ा है कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब आप समझ ही जाएंगे जिन्होंने मेरी ऑर्गेनिक की यूनिट पढ़ ली है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। जब स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो वाला लेवो में कन्वर्ट हो जाता है या लेवो वाला डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर दैट इज सुक्रोज, तो क्या फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, C12 H22 O11 प्लस वाटर, व्हाट इज दिस, दिस इज सुक्रोज। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, ये भी एसिड के बेसिस में एक मॉलिक्यूल बनाता है C6H12, दूसरा मॉलिक्यूल भी बनाता है C6H12O6। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है फ्रक्टोज। वाटर यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इसी कारण से पहले की तरह ही रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बेटा, कि किसके ऊपर निर्भर करेगा, ओनली सुक्रोज, C12 H22 O11 की पावर 1। एक ही है बेटा रिएक्टेंट ये वाला, दोनों को मिलाकर 2 थे, तो N की वैल्यू क्या आ गई, अंडर कंडीशन फर्स्ट आ गई। और इसमें भी यही बात लिखनी है, वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सुक्रोज। तो इसलिए ये क्या है, अंडर गिवन कंडीशन, दिस इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको समझा दिया, मैंने पूरी ब्रीफिंग करी। आपको डेफिनेशन याद करनी है और एग्जाम्पल दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी पेपर में पूछे जाते हैं। डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम आज एक टॉपिक कराऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैंने जब आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पढ़ाया था तो आपको मैंने 2 मैकेनिज्म्स कराए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। और पहला था N2O5 डिकम्पोजेस इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, याद आ गया। और दूसरा पढ़ाया था नाइट्रोजन प्लस फ्लोरीन, इट फॉर्म्स यू नाइट्राइल फ्लोराइड। आज मैं थर्ड, कई बच्चों ने पूछा, कमेंट्स किए कि सर थर्ड मैकेनिज्म आपने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, वो हमें नहीं मिल रहा है।
तो मैंने कहा कि चलो इसको भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि ये एग्ज़ाम्पल आपका छूट जाए। तो ये थर्ड एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करने लग रहा हूँ, जो वैसे मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और ये इसलिए दिया था बेटा कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, इट इज़ इन द बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये कहीं आपसे रह ना जाए, तो ये मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करूँगा। सिंपल मैं पूरा डिटेल में नहीं करूँगा, बाकी के स्टेप्स आप अपने आप करेंगे, सिर्फ इसकी इक्वेशन बताऊँगा क्या दिया हुआ है। तो ये डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा सिर्फ इतना ही बताऊंगा, बाकी आपने इसका जो भी पूरा लिखवाया था वहाँ से डिटेल आपने इसमें नोट कर लेनी है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दी होगी, कई बच्चों ने पूछा कि सर ये क्वेश्चन मुझे हमें नहीं मिल रहा है बुक के अंदर, तो ये आपका थर्ड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर। तो दो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, तो तीसरा मैंने सोचा था शायद आप अपने आप कर लेंगे, तो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए, उनके लिए मैं ये करके दिखा रहा हूँ। तो ये प्लीज़ आप अपने नोट कर लें, ये मैकेनिज्म वाले टॉपिक का है, तो इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, इसकी कनेक्टिविटी पहले है। इसको कैसे लिखना है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। हमारे सिलेबस में ज़्यादा लंबे स्टेप्स नहीं हैं, ओनली 2 स्टेप रिएक्शंस हैं। तो अब इसको 2 स्टेप्स में कैसे बांटा गया बेटा, वो देखो। स्टेप नंबर 1, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करना है। आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, और फर्स्ट स्टेप आप जानते ही हैं क्या होता है, स्लो स्टेप। ये क्या बना देगा, एक ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगी, तो ये बना देगा NO3 जमा नाइट्रिक ऑक्साइड। हो गया क्लियर, समझ आ गया? अब स्टेप नंबर 2 बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आपने समझाया हुआ है मैंने, ये लेंगे पहले, और आप देख रहे हो NO3 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो NO3 यहाँ पर ले लेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब आप क्या करोगे बेटा, ये NO3 से एक ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट, और एक शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगी, NO2। अब आप जो मैंने इक्वेशन आपको दी थी वही इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी। तो अब आपको बता दिया मैंने, ये यहाँ से ऑक्सीजन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से भी ऑक्सीजन शिफ्ट है यहाँ पे। अब आप जानते ही हैं जो 2nd स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है हमारा। ओके, अब इक्वेशनों को प्लस करेंगे तो ओवरऑल प्रोसेस आ जाएगा अपने पास। ओवरऑल प्रोसेस NO3 का कैंसिल हो गया बेटा, NO2 कैंसिल हो गया, और अब आप देखेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट थी वही इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। बाकी आगे की कार्रवाई आप समझिए, बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है बेटा, 2nd ऑर्डर रिएक्शन है। इट इज़ ए 2nd ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कैसे है 2nd ऑर्डर रिएक्शन, ये आज आपको समझाया। तो ये थी हमारी 3rd मैकेनिज्म। काफ़ी बच्चों ने पूछा कि मैकेनिज्म सर हमें समझ नहीं आया, तो ये मैं आपके साथ इसलिए ये डिस्कस कर लिया। ये नोट कर लो आप, ये एग्जाम्पल। तो ये फर्स्ट स्टेप है इसका, NO2 प्लस NO2 गिव यू NO3 प्लस NO। सेकेंड स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NO3 गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब काटेंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन हमें पूछी गई थी वही बन गई है। तो दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ मैकेनिज्म जो हमारा पेंडिंग था, जो मतलब पेंडिंग मेरी तरफ से नहीं था, मैंने तो आपको काम दिया था लेकिन कर नहीं पाए बच्चे, नोट नहीं कर पाए, वो नहीं, वो इसको नोट करेंगे। आज हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे जो थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल है, और ये पेपर में ये भी न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये किस टॉपिक पे है,
कल जो पढ़ाया था मैंने इनिशियल रेट मेथड, तो एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा क्योंकि टाइम काफ़ी लगेगा, और दूसरा न्यूमेरिकल आप अपने आप खुद करेंगे, दैट विल बी योर होमवर्क। तो वन न्यूमेरिकल आई विल सॉल्व फॉर यू एंड सेकेंड न्यूमेरिकल विल बी फॉर योर होमवर्क। तो इसको भी आपने देखकर कोशिश करनी है और अगर नहीं होएगा कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट न्यूमेरिकल नोट डाउन करेंगे। अपनी कॉपी पे नोट करें, थोड़ी सी रकम ध्यान से लिखनी पड़ेगी आपको। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, एक रिएक्शन गिवन है 2A + B gives you C + D। अब इसमें डाटा गिवन है, 4 डाटा है, वो ध्यान से देखना है, आपने नोट करनी है। सबसे पहला कॉलम बनाओगे एक्सपेरिमेंट, उसके बाद कॉलम बनाओगे A की कंसंट्रेशन, उसके बाद कॉलम बनाओगे B की कंसंट्रेशन, और उसके बाद चौथा कॉलम बनेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये 4 कॉलम्स आपने बनानी है। ये ऐसा दिया होगा, आपकी प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर में ही होगा, तो ये आपने नोट करना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल। अभी समझाऊंगा कैसे करना है। 0.1, 0.3, देन अगेन 0.1, देन 0.3, 0.4, यहाँ पर 0.1 है, देन 0.2, 0.4 एंड अगेन 0.1, और यहाँ पर दिया हुआ है 6.0 × 10⁻³ 7.2 × 10⁻², 2.88 × 10⁻⁻1 और 2.4 × 10⁻²। अब बेटा निकालना कैसे है, क्या क्या निकालना है वो नोट डाउन करें आप। मैंने बता दिया ये इनिशियल रेट मेथड का न्यूमेरिकल है, और कैसे करना है वो तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो आप कर लेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज रेट लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन। व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। ईच रिएक्टेंट के आधार पर भाई कितना ऑर्डर है, एंड ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर भी निकालना है रिएक्शन का। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू निकालनी है बच्चे आपने, और कल जो आर्टिकल्स पढ़ाए थे उसमें आपको पता ही है रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। और साथ में राइट इट्स यूनिट्स। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसकी यूनिट्स दे रखी है मोल्स पर लीटर पर मिनट। यहाँ पर मिनट है, ये ध्यान रखना। तो हमारी जब यूनिट्स निकालेंगे लास्ट में, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, कई बार आप भूल जाएंगे, तो यहाँ मिनट यूज़ करनी है। तो ये अब न्यूमेरिकल कैसे होगा, पहले मैं आपको ये लिख लें, आप पहले पूरा टेबल बना लें, और उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप इसको कर पाएंगे। तो ये टेबल आपको गिवन दैट होगा, इक्वेशन दे रखी है, और ये चीज़ें आपको निकालनी है। तो ये हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं, करेंगे इसको आराम से। तो जब आपने नोट कर लिया होगा, अब आप इस टॉपिक पे आ जाएं। ये डाटा को बड़ा अच्छे से एनालाइज करना है, ये पार्ट एनालाइज करना है जहाँ मैंने ये सर्कल डाला, ठीक है। ये आपने ये वाला पार्ट एनालाइज करना है बेटा। इसमें आपको कुछ कॉमन्स दिखेगी। इस वाले हिस्से को देखो, ये 2 पॉइंट्स इसके कॉमन है, दिख रहे हैं? आपने इस पे राउंड कर देना है। इस तरफ ये 2 पॉइंट्स कॉमन होंगे। इसका मतलब हमें पता लग गया बेटा कि फर्स्ट और 4 इक्वेशन यूज की जाएगी,
और सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज़ की जाएगी। बात समझ आ गई कैसे? ये रीशफलिंग होगी, जैसे मैंने पहले भी आपको न्यूमेरिकल कराते हुए कॉलरॉश लॉ में भी बताया था कि ये रीशफलिंग होगी। तो इसलिए कोई ऐसे क्रैमिंग नहीं करनी है, कहीं सोचे कि सर ने ऐसे बताया था। आपको जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है कि भाई कॉलम ए में देखना है और कॉलम बी को देखना है, क्रॉस नहीं देखना है। कई बच्चे क्या करेंगे, ए बी को देखेंगे, ऐसे नहीं मैंने बोला है, मैंने आपको कॉलम बोला है। ये क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है। कॉलम में, एक कॉलम में दो कॉमन कौन से हैं ये देखने हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। उन पे आपने पेंसिल से राउंड लगा लेने हैं। जैसा बता रहा हूँ वैसे मेथड से अप्लाई करोगे तो न्यूमेरिकल 100% निकलेगा, विदाउट फेल निकले, कोई भी फेल नहीं हो सकता। लेकिन अगर बताई हुई चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं निकलते हैं। तो इसी बच्चों को इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है न्यूमेरिकल्स। और मैंने जैसा बताया कि ये लास्ट यूनिट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए जैसे ही ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी तो आप न्यूमेरिकल्स से टेंशन फ्री हो जाओगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर करोगे नहीं तो न्यूमेरिकल्स आपके निकलेंगे नहीं, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। बुक्स में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं टॉपिक्स जब क्लासेस लगती है मेरी। अब सारे न्यूमेरिकल्स हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स उठाकर कराने शुरू कर दूँ तो मेरे लेक्चर्स सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे लग जाएंगे, थ्योरी तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। तो न्यूमेरिकल्स नो डाउट जो मैं वो कराता हूँ, जो बोर्ड में आए हुए हैं न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के हैं वो कराता हूँ। ऐसे अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, जो बच्चे आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, उन्हें तो न्यूमेरिकल्स सारे मैं एडवाइस करता हूँ कि सारे ही करने हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स आपने छोड़ देने ही है बेटा। तो अब मैं बात कर रहा था कॉलम बी में ये दो जो फिगर्स हैं ये तो अलग है, जो सेम है उस पर राउंड कर देना। तो यहाँ से पता लग गया हमें 2 और 3 इक्वेशन यूज़ करनी है और फर्स्ट और 4 इक्वेशन यूज़ करनी है। अब इक्वेशन कैसे बनानी है अब मैं आगे आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो बिल्कुल आपको जो बताया है मैंने, ये स्टेप बताई है, इसको नोट करना है, माइंड के अंदर ये बात आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या मानेंगे, लेट अस सपोज दैट, जो चीज़ निकालते हैं उसको निकालना है उसे हम सपोज कर लेंगे। लेट अस सपोज दैट अल्फा इज ऑर्डर with respect to A and beta is order with respect to B। आप अल्फा बीटा कीजिएगा, एडिशनल भी बताता रहता हूँ, एक्स और वाई भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट हमने इक्वेशन जनरली अल्फा बीटा लेते हैं, इसलिए हमने अल्फा बीटा लिया। तुम एक्स और वाई भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं है अगर आपने एक्स और वाई ले लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल समझ आएगा, इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो ये हमारी पहले जनरल इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमें उसने क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें फाइंड आउट करनी है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जो चीज़ निकालनी है उसको मैंने क्या कर लिया है, सपोज कर लिया। तो आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ से इक्वेशंस लिखनी है अपने को, ठीक है। मैं एक एक लिखूंगा और साथ साथ मिटा दूंगा, ठीक है। ये रेट ये दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या बनी, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। समझ आ रहा होगा। ए देखो क्या है 0.1 और इसकी पावर क्या है अल्फा, और बी क्या है यहाँ पर 0.1 बीटा। ये ध्यान से लिखनी है आपने। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 1, ठीक है बेटा। अब मैंने ये वैल्यू यहाँ से रब कर दी, मुझे इक्वेशंस बनानी है इसलिए रब कर दी मैंने। अब मैं सेकेंड इक्वेशन बनाऊंगा, 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के। अब ए कितना है 0.3 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा। कुछ गलत मत उतार लेना, नहीं तो क्वेश्चन आपकी गलत हो जाएगी। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन भी बना चुका हूँ, सेकेंड इक्वेशन भी मैंने रब कर दी। अब मैं थर्ड इक्वेशन बना रहा हूँ, 2.88 इंटू 10 की पावर -1 इज इक्वल टू के, और यहाँ पर ए क्या है 0.3
की पावर अल्फ़ा और 0.4 की पावर बीटा। तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 बनाने लग रहा हूँ। 2.4 इंटू 10 की पावर -2 बराबर है कि 0.4 की पावर अल्फ़ा 0.1 की पावर बीटा, और ये बन गई अपनी चौथी इक्वेशन। तो जो टेबल दिया था उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको समझाया बाय पुटिंग अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये आपको इक्वेशन बनानी मैंने सिखा दी। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा आगे क्या करना है। हम पहले ही टेबल पे नोट कर चुके हैं। क्या करनी है बच्चों? हमने कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 और सेकंड में 2 और 3, वो बता दिया था क्यों। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये है 2.4 और ये है 6, ये बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, 4 को इक्वेशन को फर्स्ट से भाग दें। चौथी इक्वेशन को किससे भाग देनी है? फर्स्ट से। तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान है, बता भी दिया मैंने क्यों करना है। बड़ा देखना है कौन सा है, उसको ऊपर रखना है। ये है 2.4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय दिस 6.0 इंटू 10 की पावर -3। हो रहा है क्लियर? बिल्कुल एक्यूरेसी से रखनी है, कोई गलत नहीं होना चाहिए। के 0.4 अल्फा 0.1 बीटा डिवाइडेड बाय के 0.1 अल्फा 0.1 बीटा। हो गया क्लियर? अब आप देखो ध्यान से, के से के कैंसिल हो गया, बीटा वाली टर्म सेम है, ये कैंसिल हो गई, और डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गई। ठीक है, तो क्या आ गई? 4 की पावर अल्फा। इधर आ जाओ, ये डेसिमल से डेसिमल काट दिया मैंने, ठीक है, और ये 1 0 है, ये 3 पॉइंट ये कट गया, और 6 का कितने पाड़े पे गया? 4 पे। तो क्या बचा? 4 बच गया। जब बेस सेम होती है, पावर्स इक्वेट हो जाती है, तो क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। यही हमें निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या बन गई? 5th बन गई। अब समझ आ गया आपको कैसे किया मैंने? ये आपके सामने है। अब आपने कंपेयर करना है, स्पेसिंग कर रहा हूं मैं। अब आपको पता है सेकंड और थर्ड करना है। अब कौन सी इक्वेशन है कंपेयर की जाएगी? कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 में देखो 2.88 बड़ा है 7.2 से, इसका मतलब इक्वेशन 3 को भाग देना है 2 से। इसको भी मैं ऊपर ही करूंगा। तो हमने साइड पे लिख लिया, अल्फा हमें पता ही लग गया अल्फा कितनी है, 1 आ गई है। अब आप लिखो तीसरी इक्वेशन, तीसरी देख के लिखनी है। 2.88 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 की पावर -2। बहुत ही ध्यान से लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए, कहीं लिखते हुए उल्टा लिखा जाए। 0.3 की पावर अल्फा 0.4 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय के 0.3 की पावर अल्फा 0.2 की पावर बीटा। अब सॉल्व करेंगे। ये अब रकम की मुझे अब ज़रूरत नहीं रही, मैंने यहाँ से रब कर दिया क्योंकि ये वैल्यूज़ मुझे देखनी थी, चेक करनी थी। अब ध्यान से देखें बेटे, यहाँ से 288 इंटू 10 की पावर -1 डेसिमल्स हटा रहा हूँ, इसके नीचे कितनी आ गई? 100 इंटू 72 इंटू 10 की पावर -2 और 1 डेसिमल ऊपर चला गया, 0 से 0 काट दिया। तो ये +1 है, ये -1 है, -1 रह गया, -1 से -1 कट गया। 72 को कितने पे काटना है? 4 पे। इसको काटो कितने पे? 4 पे। तो ये कितना आ गया? 8
28। तो ये कितने पे कट गया? 4 पे कट गया। 72 को 288 4 पे कट गया। यहाँ देखो k से k कैंसिल, ये दोनों रकम सेम है, ये कैंसिल हो गई, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया और ये क्या आ गया 4/2 की पावर बीटा। आ रहा समझ? और ये कट गया 2, तो बेटा यहां पर क्या आ गया और 4 बराबर है 2 की पावर बीटा। अब आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल मैथ्स है बेटा। हमें यहां पर इस बेस को यहां लाना है, सेम करना है बेस। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 आ गया, बेस सेम कर दिया, ये बात वही आ गई 2 × 2 4, इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जब बेस सेम होता है पावर्स आर इक्वेटेड, तो बीटा कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा जो मकसद था इस इक्वेशन के अंदर क्या सॉल्व करना था, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, ठीक है, और दोनों हमने सॉल्व कर दी। अल्फा आया 1, बीटा आया 2। तो अब ये सारी इक्वेशंस मैंने यहां से रब कर दी। ये पूरा न्यूमेरिकल अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, आप कहेंगे खत्म हो गया, अभी तो सिर्फ हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है और बीटा की वैल्यू निकाली है, तो इंडिविजुअल ऑर्डर निकाल दिया बेटा। अब हमारे को जो इक्वेशन सपोज की थी वो ये थी, रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर होता है के, ए की पावर अल्फा थी और बी की पावर क्या थी बेटा बीटा। अब अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, के की पावर के, ए की पावर 1, बी की पावर 2, अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, बीटा की वैल्यू 2 कर दी। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा था आपसे, तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 1 + 2 = 3, तो इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसने यूनिट्स भी पूछी है आपसे, तो यूनिट्स का फॉर्मूला है हमारा Kn 1/टाइम इंटू मोल्स कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर की पावर n-1। ये मैंने आपको ऑर्डर्स की यूनिट्स निकालते हुए फॉर्मूला निकाला था, वो यूज होगा अभी यहां पर आपके सामने। ऑर्डर आया है 3, तो n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 3, 1/टाइम। तो यहां पर बेटा हमने अपने जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें सेकंड पुट किया था, अब यहां सेकंड नहीं पुट करना है क्योंकि इसमें डाटा में दिया हुआ है मोल्स पर लीटर पर मिनट, तो यहां पर आपके पास आएगा मिनट। बता दिया मैंने क्यों, तुम कहोगे एसआई यूनिट टाइम की तो सेकंड्स होती है सर, बिल्कुल पता है, वो मैंने आपको जब इसके ऑर्डर्स निकाले थे वहां सेकंड्स लिखा है, लेकिन इस डाटा के अंदर मिनट्स दिया है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या पुट किया है मिनट्स। इस बात को ध्यान रखनी है। अब आगे 1/ मोल्स पर लीटर, n की वैल्यू क्या है बेटा 3, 3 - 1 2, सीधा कर दिया मैंने, इतना तो समझ आ गया होगा। तो अब आ गया क्या, आगे बेटा इसको खोल दो, लीटर का स्क्वायर, मोल्स की -2 और मिनट की -1, तो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा था। अब रह गया लास्ट सवाल, लास्ट पूछा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो लेंथी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रेट कांस्टेंट नॉट के की वैल्यू भी पूछी गई है। तो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू बेटा के, ए की पावर 1 बी की पावर 2। यहां से के की वैल्यू निकलेगी, के बराबर ये नीचे आ जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाई बेटा ए की पावर 1 बी की पावर 2। ओके, अब आपने कोई भी इक्वेशन पुट कर लेनी है, जो हमने एक्सपेरिमेंट लिखा है, मैं डाटा यहाँ से निकाल चुका हूँ, लेकिन आपको डाटा आपके पास है तो फर्स्ट वाली पुट करते हैं। फर्स्ट में
रेट कितना है 6 × 10⁻³ और a की वैल्यू दी हुई है 0.1। आप किसी से भी निकाल सकते हैं कि पावर 1 होगी और 0.1 की पावर 2 होगी। ये डाटा मैंने कहाँ से लिया, 1 एक्सपेरिमेंट से किया है। आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हो, थर्ड भी यूज़ कर सकते हो, फोर्थ, सभी के आंसर सेम आएंगे। बेशक आप चेक करके देख लेना, लेकिन आपने सारे पेपर में सारे नहीं करने हैं, फिर तो और टाइम लग जाएगा। पहली न्यूमेरिकल लेंथी है, तो मैंने आपको बताया आप किसी को भी डाटा को पुट कर सकते हो, एनी डाटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैंने ये पुट किया, अब सॉल्व करूंगा बेटा इसको मैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर 6 × 10⁻³ ये क्या हो गया 1/10, ठीक है। ये क्या बन गया 1/100, पॉइंट है ना, ट्वाइस कर दिया उसका 100। तो ये क्या बन गई बेटा 6 × 10⁻³ और ये क्या बन गया 1/10⁻³। ऊपर जाके 10 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 10⁻³ × 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गई अपनी 6। तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये था पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल जो आपने देखा। थोड़ा सा लेक्चर भी आज बड़ा हो गया, न्यूमेरिकल्स बड़े थे, तो ये न्यूमेरिकल आपने ध्यान से कर लेना है। अब मैं आपको एक होमवर्क, जैसा बताया था कि एक होमवर्क का न्यूमेरिकल है, वो आप नोट करेंगे प्लीज़ बेटा। तो इसको कोशिश करनी है, ट्राई करनी है। निकल गया कोई बात नहीं, बढ़िया है, नहीं निकला कोई टेंशन नहीं करनी है। तो किसी वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके साथ शेयर कर दूंगा कि न्यूमेरिकल लिखो बेटा, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल खुद नहीं करते हैं तब तक हमें न्यूमेरिकल समझ नहीं आता बेटा। मैथमेटिक्स की तरह होता है। तो एक न्यूमेरिकल आप लिखेंगे, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, न्यूमेरिकल नंबर 2। इक्वेशन दे रखी है a + b गिव्स यू प्रोडक्ट्स, और इसमें जो डाटा दिया हुआ है पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें 3 डाटा दिया हुआ है। ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, और पता ही है 4 कॉलम दिए होंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है। तो पॉइंट ध्यान से लिखना, 0.2, 0.3 और दिया हुआ है 5.07 × 10⁻⁵। देन अगेन 0.2, 0.1 और दिस इज अगेन सेम डाटा 5.07 × 10⁻⁵। then 0.4, then 0.05 and data is 7.16 × 10⁻⁵। again क्या पूछता है, what is the order of the reaction। सिर्फ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है बेटा इसमें, विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब अल्फा एंड बीटा विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। बाकी कुछ नहीं निकालना है इसमें। पिछले वाले न्यूमेरिकल इसलिए लेंथी था, उसके अंदर हमें यूनिट्स भी निकालनी पड़ी, रेट कांस्टेंट भी निकालना पड़ा, चेक भी करना पड़ा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालनी है, अल्फ़ा और बीटा, जो कि आप सपोज करके कर लेंगे। तो ये होप आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही ये आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं यही कहूँगा कि घर पे बैठकर अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरह कर सकें, उसको करते रहें, पढ़ते रहें, और ये ना सोचें कि भाई पेपर एग्ज़ाम तो मार्च में होने हैं, तो अब ये टाइम जो क्रूशियल टाइम है उसको वेस्ट ना करें। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम को आप पूरा यूटिलाइज़ करें। ठीक है, घर पे रहें और घर पे रहकर सिर्फ और सिर्फ क्या करें, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये नहीं कहता कि केमिस्ट्री पढ़ें, जो हमारे नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के वाले के लिए भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो सारे सिलेबस को करते रहें और इंग्लिश हिंदी भी साथ साथ पढ़ते रहें। तो तभी आपके जो पेपर्स में नंबर्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, क्योंकि स्कूल जैसा कि आप जानती हैं अभी अगस्त तक तो
क्लोज डाउन नहीं कर रखा है, जुलाई अगस्त में अभी खुलने के चांसेस हैं या नहीं है, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आप घर पे जो है, अब ऐसा ना लगे कि भाई बोरिंग लगने लग जाएगा कि भाई मोबाइल से पढ़ना पड़ता है। इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं, आप अच्छी तरह अगर उसको इंटरेस्ट बनाकर पढ़ेंगे, मैंने पहले भी बताया कि इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ना है, तभी आपको समझ आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।